ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग का विषय है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इस योजना के उद्देश्य को, इस योजना की पात्रता को, इस योजना के लागू करने वाली एजेंसी को, इस योजना के परिणाम को जान लेने से पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि यह योजना क्यों लाई गई है। तो आइए देखते हैं इस योजना को लाने के पीछे का कारण। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो योजना लाई गई है इसके पीछे का कारण आप पढ़ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वर्तमान में देश में प्रति वर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लकड़ी का आयात होता है। तो देश भर में ये जो आयात हो रहा है लकड़ियों का, इससे भारी मात्रा में पैसों का खर्च होता है और विदेशी मुद्रा भंडार नीचे जाता है। हमारे देश की जलवायु, भूमि उपलब्धता और श्रम शक्ति को देखते हुए यह आयात हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यहाँ ही उत्पादन, भारत के अंदर ही घरेलू उत्पादन हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन स्थिति इसके ठीक उलट है। हम लोग लकड़ी का उत्पादन करके घरेलू आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं और साथ में इसका निर्यात भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ दुर्भाग्य की आयात हो रहा है, सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद। दूसरा आप देख रहे हैं, वृक्षों की कटाई संबंधी नियमों का सरलीकरण न होने के कारण निजी भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य को अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हो सकी है। देखिए साथियों, इस जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसको आप देखेंगे। दरअसल हमारे देश में जो गैर वन भूमि है और इस गैर वन भूमि पर निजी भागीदारी से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन इसमें कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि जटिल नियम किससे? तो वृक्षों की कटाई से। तो वृक्षों की कटाई को लेकर जो जटिल नियम है वह प्रमुख बाधक है इस वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने में। तो वृक्षों की कटाई से संबंधित जो मुख्य बाधक है या जो जटिल नियम है वही इस वृक्षारोपण के रास्ते में प्रमुख अवरोधक हैं। भारत सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया था कि वृक्षों की कटाई से संबंधित नियमों का सरलीकरण करे और इसी सरलीकरण के माध्यम से ही वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। किसान विवश हैं क्योंकि कटाई से संबंधित नियम इतने जटिल हैं कि उनके लिए वृक्षारोपण कर आय का जरिया सृजित करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये प्रमुख दो समस्याएं थीं कि नियमों की जटिलता के कारण वृक्षारोपण प्रोत्साहित नहीं हो पा रहा था। साथ में आप देख रहे हैं इसका परिणाम ये हो रहा था कि हम लोग लकड़ी का आयात कर रहे थे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना लागू किया। इस छत्तीसगढ़ की जलवायु परिस्थिति को देखें, भूमि की उपलब्धता को देखें, श्रम शक्ति को देखें तो छत्तीसगढ़ में चाहे वो इमारती लकड़ी हो, चाहे वो गैर इमारती लकड़ी हो, चाहे वो फलदार वृक्ष हो, चाहे वो औषधि पादप हो, इन सभी प्रकार का वृक्षारोपण किया जा सकता है। सरकार ने इसी को बढ़ावा देने के लिए 1 जून 2021 को इस योजना को सरकार ने लागू किया। यहाँ आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में इमारती, गैर इमारती तथा अन्य प्रजातियों के वृक्ष, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? अन्य प्रजाति में फलदार आ जाएगा, औषधि पादप आ जाएगा। इसमें औषधि पादप के रोपण हेतु आदर्श परिस्थितियां यथा पर्याप्त भूमि, अनुकूल जलवायु तथा श्रम शक्ति उपलब्ध है। निकट भविष्य में राज्य के लकड़ियों की औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। अतः वृक्षारोपण कार्य को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से लागू की जा रही है। आइए
इसके उद्देश्यों पर नजर डालते हैं तो पहला उद्देश्य है निजी क्षेत्र कृषकों, निजी क्षेत्र कृषकों शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायत की भूमि पर इमारती गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक और औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना। कहां कहां वृक्षारोपण प्रोत्साहित किया जाएगा? तो निजी क्षेत्र में, कृषक भूमि में, शासकीय विभागों की भूमि में और ग्राम पंचायत की भूमि में इमारती गैर इमारती फलदार वृक्ष और औषधि पादपों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य आप देख रहे होंगे, पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है। साथियों, जलवायु परिवर्तन को थोड़ा आपको समझना चाहिए। तो ये जो वृक्षारोपण है यह जलवायु परिवर्तन का भी रोकथाम करेगा। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वैश्विक तापन के कारण होता है। वैश्विक तापन का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग परिणाम है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का। तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होता है जलवायु परिवर्तन। और ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये उत्सर्जित कहाँ से होते हैं? तो मोटर वाहनों से, इंडस्ट्री से। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वृक्षारोपण कर देंगे तो वृक्षारोपण आप जानते हैं कि CO2 को अवशोषित करके अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के जरिए। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें सबसे महत्वपूर्ण CO2 है। तो पौधे उस CO2 को अवशोषित करेंगे और अपना भोजन बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के जरिए। तो CO2 की मात्रा कम होगी, हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम होगी तो वैश्विक तापन कम होगा, वैश्विक तापन कम होगा तो जलवायु परिवर्तन कम होगा। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका दूसरा ये उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना। तीसरा देख लेते हैं, कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना। सरकार इस योजना के माध्यम से कृषकों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों को यह बात समझ में आ गई है कि सिर्फ कृषि के जरिए ही किसानों की आय में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। सरकार का लक्ष्य भी था, केंद्र सरकार का, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना, लेकिन सरकार इस लक्ष्य को पाने में विफल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कृषि के साथ साथ अगर अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, जैसे पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सूकर पालन हो गया और वृक्षारोपण, तो ये वृक्षारोपण के जरिए किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया उपलब्ध होगा और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। तीसरा देख रहे हैं उद्देश्य है निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों के पातन तथा काष्ठ के परिवहन नियमों को सुगम बनाया जाकर नागरिकों को निजी भूमि पर रोपण हेतु आकर्षित करना। अभी देखिए ये जो वृक्ष है उनके वृक्ष की कटाई से संबंधित नियम बहुत ज़्यादा जटिल हैं, तो उनको सरलीकरण की आवश्यकता है। जब वृक्षों की कटाई कर उसका परिवहन किया जाता है तो वहाँ अनेक प्रकार के दुराचारी कृत्य किए जाते हैं, भ्रष्टाचार किए जाते हैं, जिसको भारतीय भाषा में सेटिंग या फिर जुगाड़ के नाम से जानते हैं। तो इसको भी दूर करना है, सुगम बनाना है। आप यहाँ देख रहे हैं चौथा उद्देश्य निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाकर काष्ठ का उत्पादन बढ़ाया जाकर काष्ठ के आयात में उत्तरोत्तर कमी लाना तथा वनों में उपलब्ध काष्ठ पर जैविक दबाव को कम करते हुए वनों को सुरक्षित रखे जाना। तो यहाँ देखेंगे अभी वृक्षारोपण करेंगे तो इससे वनों में भी दबाव कम होगा। जब वृक्षारोपण नहीं होता है तो इमारती और गैर इमारती औषधि और फलदार वृक्षों की आपूर्ति वनों से की जाती है, जिससे वनों पर दबाव आता है और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा
पैदा हो जाती है। साथ में यह अवैध लकड़ी तस्करी को भी बढ़ावा देता है, तो ये भी उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी। आप यहाँ आगे देख रहे होंगे तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना तथा भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना। तो यहाँ पर है बाढ़ और अनावृष्टि। साथियों, जो वन होता है जहाँ वृक्षारोपण होते हैं उनकी कैनोपी के कारण वर्षा जल सीधे मृदा पर नहीं आता है, बल्कि वह पत्तियों, तना, डालियों से होकर रिस कर जमीन पर आता है। जब वो जमीन पर पहुंचता है तो जल की गति अत्यंत धीमी हो चुकी होती है, जिसका परिणाम होता है कि भूमि क्षरण नहीं हो पाता। साथ में वह जब धीरे धीरे आता है तो वहां जल का अवशोषण भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसको अवशोषण करने का समय भी ज्यादा मिलता है। तो आप देख रहे हैं भूमि क्षरण भी रुकेगा और जल के अवशोषण बढ़ने से भूमि के जल स्तर में भी बढ़ाव होगा। आगे देखते हैं, उद्योगों की लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, जीडीपी में वृद्धि होगी। जब वृक्षारोपण किया जाएगा तो यह एक आर्थिक गतिविधि होगा, ये अपने साथ अन्य गतिविधियों को भी लाएगा। परिणाम स्वरूप हमारे जीडीपी में वृद्धि होगी और रोजगार का भी सृजन होगा। आइए देख लेते हैं पात्रता किसकी किसकी है। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक आएंगे, निजी भूमि भी आएगी और इसके लाभार्थी ग्राम पंचायत भी होंगे और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी होंगी। आइए देखते हैं ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां, इसके लाभार्थी कैसे हो जाएंगे। आइए देखते हैं योजना के प्रावधान। तो इसी में हम लोगों को उत्तर मिलने वाला है कि कैसे लाभार्थी होंगे पंचायत और वन प्रबंधन समितियां। तो देख रहे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान में है यह 3 प्रावधान है। इसमें कहता है, पहला है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, मैं इनको यहाँ पर व्याख्या करता हूँ। अगर कोई किसान, ये पहला वाला आप देख रहे होंगे, तो क्या है ग्राम पंचायत। यदि कोई ग्राम पंचायत किसी भूमि पर वृक्षारोपण करता है और कुछ समय बाद एक टीम आएगी और वह टीम उसका मुआयना करेगी। अगर वृक्षारोपण हुए पौधों में से अगर 80% जीवित हैं तो पंचायत को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा। इसी तरीके से वन प्रबंधन समितियां हैं, वो भी अगर वृक्षारोपण करती हैं खाली भूमि पर, तो जब मुआयना किया जाएगा और 80% पौधे जीवित पाए जाते हैं तो उनको भी 10,000 की राशि प्रदान प्रति एकड़ की जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई किसान है, अगर वह किसान अपनी भूमि पर, जिसने पिछले साल उस भूमि पर धान का फसल लिया था और इस वर्ष अगर वो वृक्षारोपण करता है तो उस किसान को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षाओं में योजना के प्रावधान और योजना की तिथि और योजना के उद्देश्य बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप सतर्क होकर इन सभी को बारीकियों से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत को भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्राप्त होगी अगर 80% पौधे जीवित पाए जाते हैं जब मुआयना होगा। और वन प्रबंधन समितियों के लिए भी इसी समान प्रावधान है। और किसानों के लिए जो धान की फसल लिए थे, अगर उस खेत पर वृक्षारोपण करते हैं तो उनको 3 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। और यहाँ आप देख रहे होंगे तो राज्य शासन के वन विभाग, राजस्व विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। यह समिति गठित की जाएगी ताकि इस योजना की निगरानी हो सके, प्रबंधन हो सके, संचालन हो सके और इसके संदर्भ में जो भी संशोधन की आवश्यकता है सरकार को वह सिफारिश कर सके। यह योजना के मुख्य प्रावधान थे। आइए देख लेते हैं इसका हम लोग कौन सी एजेंसी इसको लागू करेगी। तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी कि राकेश चतुर्वेदी साहब और वन बल प्रमुख भी यहाँ पर रहेंगे और इनकी सहायता करेंगे कौन, कृषि उत्पादन आयुक्त इनकी सहायता करेंगे। और जिला स्तर पर ये जो आप देख रहे हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और वन बल प्रमुख और किसकी सहायता मिलेगी? कृषि उत्पादन आयुक्त की। तो यह है योजना को राज्य स्तर पर इसकी निगरानी या इसका प्रबंधन करेंगे, जबकि जिला स्तर पर वन मंडल अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर की देखरेख में किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसके जो एजेंसी लागू कर रही है राज्य स्तर पर ये 3 महोदय लोग हैं और जिला स्तर पर वन मंडल अधिकारी और कलेक्टर जी हैं जो इस योजना को लागू करेंगे जमीनी स्तर पर। तो आइए देख लेते हैं अब इसके क्या लाभ होंगे, इस योजना के लाभ को देख लेते हैं। उससे पहले है वित्त पोषण। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोवाइड करा रही है, तो इसके लिए पैसा आएगा बजट की मद से। तो आगे देखते हैं उपलब्धि, इससे क्या होगा? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की चलन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। दूसरा क्या है? किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं तो पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा, जलवायु परिवर्तन की भी रोकथाम होगी। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ऊपर की 3-4 उपलब्धियों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अभी कोरिया में बैकुंठपुर के निकट आनी में ये इसी योजना के तहत एक व्यापक क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है आनी में, और ये उसको लेकर अपडेट था। बाकी इस योजना में कई सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर आप तैयार हो जाइएगा। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेंगे नहीं। फिर मिलते हैं अगली योजना के साथ।